गया मानसा, चल रही वीडियो। अच्छा लाइट ना लगनी। वेलकम टू द मुत्किल क्लासेस। कल हमने पढ़ा था अपना आरबीसी। तो आरबीसी में पढ़ा था हमने उसकी शेप कैसे होता है, लाइफ स्पान क्या होता है, उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल या श्वेत रुधिर कणिकाएं। इनको बायो की लैंग्वेज में ल्यूकोसाइट कहते हैं। जैसे हमने आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा था, इसको हम ल्यूकोसाइट कहेंगे। ल्यूकोसाइट ठीक है। जो हमारे सेल में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशो होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशो होता है वो 600:1 होता है। जो हमारे डब्ल्यूबीसी की खोज किसने की थी? डिस्कवर्ड बाय यानी कि खोज की थी एडिसन एंड एडम ने। जो हमारी आरबीसी की जो थी खोज वो किसने की थी? एडिसन और एंड्रनल। ठीक है। इनका जो लाइफ स्पान होता है, लाइफ स्पान यानी कि जीवन काल वो होता है 2 to 4 days, यानी कि ये 2 से सिर्फ 4 दिन तक जीती है। जबकि जो हमारी आरबीसी थी वो 120 डेज तक जीती है। इनका फॉर्मेशन मतलब निर्माण, ये बनती कहाँ है? ये भी कहाँ बनती है? हमारे बोन मैरो में। बोन मैरो को ही हम अस्थि मज्जा कहते हैं। तो क्या पढ़ा? इनको ल्यूकोसाइट कहते हैं। डिस्कवर करी थी एडिसन और एंड्रनल ने। जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। फॉर्मेशन इसका बोन मैरो में होता है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे इनकी डेथ कहाँ होती है, यानी कि ये मरती कहाँ है? मृत्यु ये मरती हैं हमारे ब्लड में ही मरती हैं। जो हमारी आरबीसी थी वो हमारे स्प्लीन में मरती थी, लेकिन जो हमारी डब्ल्यूबीसी है वो हमारे ब्लड में ही मरती है। ये रीजनरेशन कहाँ होता है? रीजनरेशन यानी कि पुनः निर्माण। आरबीसी का पुनः निर्माण स्प्लीन में हो रहा था और इसका पुनः निर्माण भी हमारे ब्लड में ही होता है। ठीक है। इनकी मृत्यु हमारे ब्लड में होती है और रीजनरेशन भी हमारा ब्लड में होता है। अब इसमें पढ़ेंगे हम शेप। ये कैसी शेप की होती है, यानी कि आकार। इनका आकार जो रहता है इर्रेगुलर रहता है। इर्रेगुलर यानी कि अनिश्चित, या कुछ बुक में लिखा रहता है अमीबा या अमीबा, क्योंकि अमीबा की भी शेप फिक्स नहीं है और जो हमारी डब्ल्यूबीसी है उसकी भी शेप फिक्स नहीं होती। ये जो डब्ल्यूबीसी होती है ये हमारी लार्जेस्ट ब्लड सेल होती है। लार्जेस्ट ब्लड सेल यानी कि रुधिर की
सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है, इरेगुलर होता है, अनिश्चित होता है, या कुछ बुक में लिखा रहता है अमीबा जैसा। ये हमारी लार्जेस्ट ब्लड सेल होते हैं, यानी कि ये रुधिर की सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है। जैसे आरबीसी थी वो हमारे रुधिर की सबसे छोटी कोशिकाएं थी, लेकिन जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है वो हमारे रुधिर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब इसका फंक्शन क्या है, मतलब कार्य। ये डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में क्या करते हैं, जैसे आरबीसी हमारे शरीर में ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट कराती है, ये क्या कराती है, इट गिव इम्यूनिटी टू द बॉडी, यानी कि ये हमारे शरीर को रोग से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड कराती है। इट गिव इम्यूनिटी टू द इम्यूनिटी को प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होता है इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ये होती है डब्ल्यूबीसी, ये हमारे शरीर को इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोसेस करती है फैगोसाइटोसिस। ठीक है, यानी कि भक्षण करना, ये इनका मेन कार्य होता है हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी कि केंद्रक पाया जाता है। और ये कौन सा प्रोसेस करती है, ये फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करती है। अब हम पढ़ेंगे कि फैगोसाइटोसिस होता क्या है। तो फैगोसाइटोसिस होता है, जैसे ये हमारा कोई अमीबा कोई सेल है, ये वाइट ब्लड सेल है, ये इसमें है न्यूक्लियस, ये इसमें साइटोप्लाज्म, या इसको हम अमीबा की भी शेप कोई फिक्स नहीं होती, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ जेली लाइक सब्सटेंस बना रहता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ मान लो कोई होस्ट सेल है, यानी कि कुछ इसका फूड है, तो ये क्या करेगा, ये अब ऐसे ऐसे अपनी स्ट्रक्चर को ऐसे करना शुरू कर देगा। ये यहाँ खाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये ऐसे करेगा। इनको इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सूडोपोडिया। मतलब ये एक नकली हाथ से बना लेता है इसको कैच करने के लिए। हाथ नहीं होते, लेकिन ये ऐसे जूम कराता है कि ये इसके हाथ है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस होता है, ये इसको पूरा अपने अंदर कंज्यूम कर लेंगे ये। और ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा जो भी होस्ट मटेरियल था ये वो है, ठीक है। इसको होता क्या है, इसमें एक सेल है, ये अमीबा जैसा सेल, इसमें ये एक अपने आप को ऐसे जूम कराता है कि ये पैर से दिखाता है, जिसको हम सूडोपोडिया कहते हैं, और इसको ये इनगल्फ कर देता है। इस पूरे प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं, यानी कि भक्षण। क्वेश्चन ये आता है कि डब्ल्यूबीसी किस प्रोसेस पे काम करती है, तो क्या करती है, तो किस सिद्धांत पे, तो वो फैगोसाइटोसिस पे वर्क करती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें यानी कि ये क्या हो गई हमारी, एक तरीके से फैगोसाइटोसिस भी कह सकते हैं, फैगोसाइटिक सेल भी कह सकते हैं इनको हम फैगोसाइटिक सेल भी कह सकते हैं डब्ल्यूबीसी को, क्योंकि ये फैगोसाइटोसिस कर रही है। फैगोसाइटिक सेल, इनको नेक्स्ट नाम हम सोल्जर सेल भी दे सकते हैं, यानी कि ये हमारे शरीर में लड़ रही है, सोल्जर सेल। इनको बॉडीगार्ड सेल भी कह सकते हैं, बॉडीगार्ड सेल, यानी कि जैसे
बॉडीगार्ड का वर्क होता है हमारे शरीर की रक्षा, मतलब घर पे वो करना, तो ऐसी ये भी हमारे लिए एक बॉडीगार्ड का काम करती है, या इनको हम कह सकते हैं फाइटर सेल। फाइटर सेल भी कह सकते हैं इनको हम, ये इसके कुछ अन्य नाम हैं। अब पढ़ेंगे इनको फैगोसाइटोसिस भी कह सकते हैं, सोल्जर सेल भी कह सकते हैं, बॉडीगार्ड सेल भी कह सकते हैं और फाइटर सेल भी, यानी कि यही तो लगती है WBC हमारे सेल के अंदर, तो इन्हें फाइटर सेल भी कहते हैं। और इनका दूसरा नाम है इम्यून, यानी कि ये हमारे शरीर को एक तरीके से इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करा सकती है, तो इसलिए हम इन सेल को इम्यून सेल भी कहते हैं। ठीक है, फैगोसाइटोसिस, सोल्जर, बॉडीगार्ड, फाइटर, इम्यून सेल। नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम पढ़ेंगे इसमें WBC कितने प्रकार की होती है। WBC के प्रकार यानी कि टाइप्स, बेसिकली ये 2 टाइप्स की होती हैं, कुछ बुक में 5 भी लिखा रहता है, वो मैं अभी बताऊंगी। या तो ये ग्रैनुलोसाइट होगी या ग्रैनुलोसाइट, यानी कि कणिका में या कणिका में। कणिका में जैसे ये हमारी सेल है, ये है इसका न्यूक्लियस, अगर इसके अंदर ऐसे ऐसे डॉट डॉट से पाया जा रहा है तो वो कौन सी सेल होगी हमारी, कणिका में सेल। अगर उसमें ये नहीं पाया जा रहा तो वो कौन सी सेल होगी, एकणिका में। फिर इसमें एक ग्रैनुलोसाइट भी 2 टाइप का होता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। जबकि हमारा जो ग्रैनुलर सेल होती है वो 3 टाइप की होती है, इओसिनोफिल, बेसोफिल और थर्ड हो गई हमारी न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, तो इसलिए बुक में 5 लिखा रहता है, क्योंकि वो इसको सिर्फ इस पे डिवाइड करते हैं कि इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लेकिन अगर हम बायोलॉजी के एस्पेक्ट से देखें तो हमारे 2 भागों में डिवाइड होता है, ग्रैनुलोसाइट और एग्रैनुलोसाइट। ठीक है, ग्रैनुलोसाइट में कौन कौन सी सेल आ गई हमारी, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। एकणिका में आ गई हमारी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। इसमें जो हमारी सबसे बड़ी होती है, इसमें भी हमारी इन 5 में सबसे बड़ी कौन सी होती है, मोनोसाइट, और सबसे छोटी होती है लिम्फोसाइट्स। ठीक है, सबसे बड़ी इन 5 में हमारे होंगे अंदर मोनोसाइट, मतलब सबसे बड़ी तो WBC तो होती है, WBC में भी 5 टाइप में दे रखी है ये, उनमें भी सबसे बड़ी होगी हमारी मोनोसाइट, सबसे छोटी होती है हमारी लिम्फोसाइट। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम इन नंबर, यानी कि नंबर में कौन सबसे ज़्यादा होगी, वो होती है हमारी न्यूट्रोफिल, यानी कि संख्या में अधिक। संख्या में अधिक हमारी कौन सी होगी, न्यूट्रोफिल्स। सबसे बड़ी हमारी मोनोसाइट, सबसे छोटी हमारी लिम्फोसाइट, और मैक्सिमम इन नंबर होती है, यानी कि संख्या में अधिक होगी हमारी न्यूट्रोफिल्स। तो मिनिमम इन नंबर कौन सी होगी, मिनिमम इन नंबर होती है बेसोफिल्स। ठीक है, हाँ, यानी कि संख्या में कम। सबसे बड़ी मोनोसाइट, सबसे छोटी लिम्फोसाइट, संख्या में सबसे अधिक न्यूट्रोफिल, संख्या में सबसे कम होगी हमारी बेसोफिल्स। अब नेक्स्ट पॉइंट है
लिम्फोसाइट भी 2 टाइप में डिवाइड हो जाती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेसोफिल्स। बेसोफिल मेनली क्या होती है, हमारी एलर्जी की रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। मतलब जितने भी हमारे शरीर में एलर्जी वगैरह होती है, जितनी भी शरीर में हमारे उसमें एलर्जी होगी, उसमें सब एलर्जी के लिए कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल है, हमारी बेसोफिल रिस्पॉन्सिबल है। ये एक हिस्टामिन नाम का एक कंपाउंड रिलीज करती है, जिसकी वजह से हमें एलर्जी होती है। बेसोफिल से हमारे शरीर में हिपेरिन नाम की एक प्रोटीन रिलीज करती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर रुधिर का थक्का नहीं जमता। इट हेल्प, हिपेरिन जो है, हिपेरिन सहायता करती है रुधिर का थक्का ना जमने में। ठीक है, एलर्जी बेसिकली हमारे हिस्टामिन की वजह से होती है। हमारा हिस्टामिन ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा तो यानी कि बेसोफिल, जैसे हमने कोई धूल वगैरह की किसी को एलर्जी होती है तो उसमें होता क्या है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, एलर्जी का मतलब यही होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्स कर दे, मतलब इतनी बड़ी बीमारी ना होते हुए भी उसे इतना बड़ा हमारा इम्यून सिस्टम उस पर रिस्पॉन्ड कर दे, जिसकी वजह से हमें एलर्जी होती है। ये हिस्टामिन और हिपेरिन नाम के 2 केमिकल सिक्रीट करती है। हिपेरिन सहायता करता है कि हमारे शरीर में रुधिर का थक्का ना जमे। नेक्स्ट लिखेंगे हम न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स ये क्या होती है, हमारी फैगोसाइटिक सेल होती है न्यूट्रोफिल। फैगोसाइटिक सेल यानी कि भक्षण करती है। ये बेसिकली ये भक्षण करती है हमारे अंदर, जो अगर हमारे अंदर बैक्टीरिया घुस जाए तो उसका भक्षण कौन सी सेल करेगी, हमारी न्यूट्रोफिल्स, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। न्यूट्रोफिल फैगोसाइटोसिस रिएक्शन करती है, भक्षण कराती है बैक्टीरिया वगैरह का, जो भी हमारे शरीर के अंदर जीवाणु एंटर हुआ उसका भक्षण कौन करेगी, हमारे न्यूट्रोफिल्स करेंगे। नेक्स्ट है इओसिनोफिल। इओसिनोफिल भी हमारे अंदर एलर्जी रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब हमारी बेसोफिल तो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रही थी, लेकिन इओसिनोफिल भी एलर्जी रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये वायरस पे अटैक करती है। जितने भी वायरस अगर हमारे शरीर के अंदर घुस रहा है तो उसके लिए कौन सी सेल एक्टिवेट होगी, हमारी इओसिनोफिल सेल एक्टिवेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये क्या करती है, ये हमारे शरीर में एडवांस लेवल इम्यूनिटी यानी कि फ्यूचर के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट बेसिकली करती है, जैसे हमारे शरीर में कोई भी वायरस वगैरह या बैक्टीरिया ने अटैक करा तो ये उसकी मेमोरी बना लेती है। जैसे हमारे वैक्सीन वगैरह जो लगती है वो इसी प्रोसेस पर लगती है कि ये जो दोनों होती हैं ये इसको ऐड कर लेती हैं, यानी कि अपनी मेमोरी में सेव कर लेती है, यानी कि ये हमें फ्यूचर के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है ताकि वो बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर में दोबारा से रिएक्ट ना करें। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखेंगे हम वैक्सीनेशन। बेसिकली इसी सिद्धांत पे होता है कि हमारे शरीर को इन्फेक्ट किया जाता है, हम उस पर हमारे शरीर में इंजेक्ट कर देंगे, मतलब वो विषाणु इतना एक्टिव नहीं होने का,
तो हमारी सेल एकदम एक्टिव हो जाती है, वो उसकी मेमोरी ले लेती है। अगर वो बैक्टीरिया सेल में कभी आया तो वो उसको एकदम मार देती है। ठीक है, अब लिखेंगे WBC की बीमारियाँ। WBC की बीमारियाँ यानी कि डिजीज ऑफ WBC। सबसे पहले WBC की अधिक, WBC की मात्रा अधिक होना। WBC की बीमारियाँ में भी WBC की मात्रा अधिक होना कहलाता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया यानी कि ल्यूकेमिया को ही हम ब्लड कैंसर कहते हैं। यानी कि जितनी भी हमारे अंदर होनी चाहिए WBC उससे अधिक आ रही है, यानी कि हमारे शरीर में एक ब्लड कैंसर बन जाता है। आपने सुना भी होगा कि ब्लड कैंसर होता है। ब्लड कैंसर RBC का नहीं होता, बल्कि WBC की मात्रा अधिक हो जाती है, तो उसमें हमारा इम्यून सिस्टम ज़्यादा ही एक्टिवेट हो जाता है, मतलब हमारी सेल को ही मारने लग जाएगा, इतना ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है सीरियस कंडीशन में। तो WBC की मात्रा अधिक होना क्या कहलाता है? हमारा ल्यूकेमिया। नेक्स्ट है WBC की कमी। WBC की मात्रा कम होना, ल्यूकेमिया, और इसको कहेंगे हम ल्यूकोपेनिया। यानी कि हमारा जो है इम्यून सिस्टम जो है वो वीक पड़ जाता है। इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, यानी कि वीक। इसमें क्या होता है, हमारा जो भी इम्यून सिस्टम है वो हमारा कमज़ोर हो जावे। यानी कि WBC की मात्रा अधिक होती है ल्यूकेमिया, WBC की मात्रा कम होना ल्यूकोपेनिया होता है। इसमें ब्लड कैंसर होता है ल्यूकेमिया में, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम ज़्यादा ही एक्टिवेट हो जाता है, और अगर WBC की मात्रा कमज़ोर हो जाए तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, यानी कि नॉर्मल भी इन्फेक्शन हमारे लिए बॉडी को डेंजरस कर सकता है। एक आती है बीमारी, आपने सुना होगा एड्स। नेक्स्ट ये नोट है, एड्स या HIV। इसमें क्या होता है, हमारा WBC का काउंट, WBC का जो काउंट है वो डिक्रीज़ होने लग जाता है, WBC डिक्रीज़ होने जाता है। HIV एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का बेसिक सिंड्रोम का मतलब बेसिकली ये होता है कि हमारा एक तो इसमें इम्यून आ रहा है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी पे इफेक्ट कर रहा है। सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि मतलब एक से ज़्यादा बीमारी हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यानी कि एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV की ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसमें क्या होता है, जो भी HIV का होता है वो हमारा जो होता है रिट्रो फैमिली का होता है, वायरस की जो रिट्रो फैमिली है उसका होता है। ये जो रिट्रो फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करते हैं। इम्यून सिस्टम हमारा कौन बनाता है? WBC, यानी कि WBC पे अटैक करते हैं। ठीक है,
यानी नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ये फैलता कैसे है, या तो हमने किसी का गलत ब्लड ले लिया हो, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के समय उसका ब्लड ढंग से चेक नहीं किया गया और हमारी बॉडी में लगा दिया, या इन्फेक्टेड नीडल मतलब हमारे जो शरीर के अंदर इंजेक्शन लगते हैं वो किसी HIV पॉजिटिव के लगा वो इंजेक्शन और उसी की नीडल हमारे यूज़ करते हैं। थोड़ा सा ब्लड रह जाता है जब हमारा इंजेक्शन लगता है तो वही हमारे लगाते हैं, यानी कि इन्फेक्टेड नीडल्स का, या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, मतलब कोई HIV पॉजिटिव है तो उसका मतलब इसको सेक्सुअल कॉन्टैक्ट का मतलब कोई HIV पर्सन और मेल या फीमेल कोई भी एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उससे भी हमारा HIV फैलता है। नेक्स्ट होता है हमारा मदर टू बेबी। कोई मदर है उसको HIV है और तो उससे वो बच्चे में चला जाएगा, मदर टू बेबी। ठीक है, इसका पहला केस 1981 में USA में रिपोर्ट किया गया था और 1988 में इंडिया में, 1981 में USA में रिपोर्ट किया गया था, 1988 में इंडिया में। यानी कि ये फैलता किससे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, इन्फेक्टेड निडल, सेक्सुअल कांटेक्ट हो या मदर से बेबी में जाए, कोई मदर प्रेग्नेंट है या तो उसके बेबी में ये चला जाए। 1981 में फर्स्ट केस हुआ था, USA में पाया गया था, 1988 में इंडिया में पाया जाता है। इसका टेस्ट होता है, इसका टेस्ट का नाम है एलिसा टेस्ट। जो इसके लिए हम टेस्ट करते हैं वो हम एलिसा टेस्ट करते हैं, यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेट असे। इस टेस्ट का पूरा नाम है एंजाइम लिंक इम्यूनो सोर्बेट असे। अगर किसी को HIV का टेस्ट कराना तो उसके लिए उसको कौन सा टेस्ट कराना पड़ेगा, एंजाइम लिंक इम्यूनो सोर्बेट असे वाला टेस्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए एक ड्रग भी यूज़ होती है, मतलब बेसिकली HIV का पेशेंट जो होता है वो HIV से तो नहीं मरता लेकिन वो किसी और बीमारी से मर जाता है। जैसे उसको पहले किसी टिक्का लगा, पोलियो का टिक्का लग रहा था उसे, तो वो उससे मर जाएगा। मतलब HIV का पेशेंट जो जिसको भी एड होगा वो एड के वायरस से नहीं मरता क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर हो जाता है कि उसे नॉर्मल इन्फेक्शन भी उसके लिए सीवियर हो जाते हैं। इसके लिए हम एक ड्रग का यूज़ करते हैं, ड्रग का बेसिकली यूज़ करते हैं एजिडोथाइमिडीन। जो मतलब ये होता है कि इसका एड का अभी तक कोई इलाज नहीं पाया है, रिसर्च चल रही है, लेकिन थोड़ा सा इंसान को सरवाइव करा देते हैं। उसमें बेसिकली एक ड्रग का एजिडोथाइमिडीन ड्रग का यूज़ किया जाता है। अब